आरएसएस लीडर जगदीश गगनेजा ने लुधियाना के डीएमसी हस्पताल 'ਚ इलाज दौरान दम तोड़ दिता है। 6 अगस्त की शाम ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 मोटरसाइकिल ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਗਨੇਜਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਗਨੇਜਾ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। एबीपी ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ जनवरी महीने गगनेजा ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। देखो गगनेजा नाल एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੀ जनवरी महीने की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लुधियाना में आरएसएस की शाखा लगने से पहले गोली चली थी। इस गोलीकांड पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरएसएस इसके बारे में क्या सोचती है? हमारे साथ आरएसएस के पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश गगनेजा हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, प्राइमा फेसी आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? क्या क्या एंगल आपको इसमें नज़र आ रहे हैं? सबसे पहली बात, ये जो कहा जा रहा है कि ये आरएसएस की शाखा पर हमला था, ये ऐसा नहीं है। ये एक इंसिडेंट हुआ है एक पार्क के बाहर, जिसमें आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने एक मोटरसाइकिल के पास खड़े हुए एक युवक से पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं अंधेरे में? तो उसने कहा कि मैं अपने एक साथी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पार्क में अंदर आते समय एक दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या आप स्थानीय लोग हैं या बाहर के हैं? तो उन्होंने कहा हम स्थानीय हैं। तो उसने एक राउंड फायर किया, जो कि इस स्वयंसेवक की सतर्कता करके उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और दोनों व्यक्ति उस मोटरसाइकिल से भाग गए। ये एक घटना है। इस घटना को हम कह सकते हैं कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की घटना भी हो सकती है, जैसे कि पंजाब के कुछ शहरों में होता रहता है स्नैचिंग वगैरह की, लूटपाट की, और ये एक आतंकी घटना भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि पुलिस सारे के सारे जो घटना के संबंध में पक्ष हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करे और उसके जो असली किसी परिणाम पर पहुंचे। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं। पंजाब के डीजीपी श्रेयस अरोड़ा ने कहा कि ये कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, क्योंकि हरमंदिर साहब में भी एक अटैक हुआ था, गोली चली थी, उसके बाद यहाँ पर गोली चली, तो वो इसको एक्सट्रीमिस्ट से भी जोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? तो पुलिस का काम है कि वो हर एंगल के ऊपर वो अपना काम करे। उस रूप में अगर वो ऐसा काम करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो ऐसा काम कर सकते हैं। हम इसको अभी एक ऐसा ही घटना मानते हैं जो एक स्वयंसेवक की सतर्कता के कारण कुछ अनहोनी जो होनी थी वो टल गई है। तो प्राइमा फेसी आपने पुलिस के साथ जो बातचीत हुई है आपकी पंजाब पुलिस से बात हुई, हमने सुना है, उसमें आपने प्राइमा फेसी कौन कौन से एंगलों पर कहा है कि बातचीत हो या इन्वेस्टिगेशन हो? हमने उनको कहा है कि आप इसको खुले मन से, कोई भी ऐसा एंगल अछूता ना रह जाए जिस करके आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट जाए। इसको हर एंगल से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी आतंकवाद के साथ जोड़ के इन्वेस्टिगेशन करें। जो भी आप ठीक समझते हो इन्वेस्टिगेशन करके आप पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी समाज को चाहे वो बताएं। आतंकी घटना आप किस तरफ से कह रहे हैं? कि कोई बाहर के आतंकी आए हैं या विद इन पंजाब या इंडिया के किसी हिस्से से? कैसे आप इसको आतंकी घटना से जोड़ के देख रहे हैं? आतंकी घटना के कई नमूने हैं, कई मॉडल्स हैं। पंजाब में कुछ लोग इसको सिख रेडिकल के साथ भी जोड़ते हैं आतंकी घटनाओं को, कुछ लोग इसको आईएसआई के साथ भी जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको मुस्लिम आतंकवाद के साथ भी जोड़ते हैं। हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं ये किसने घटना की है। हम इसको चाहते हैं कि पुलिस अपने एक विचारधारा के मुताबिक अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। पंजाब में क्योंकि पंजाब में सिख बहुगिनती सूबा है पंजाब, यहाँ पर सिखों की कुछ ऑर्गेनाइजेशनें मानती हैं कि आरएसएस सिखों के विरोध में काम करती है, सिखों को ख़त्म करना चाहती है। आरएसएस जो है वो कभी भी किसी समय भी सिख समाज के विरोध में नहीं रही। ऐसा कोई भी एक परिणाम, कोई भी एक घटना कभी भी नहीं हुई कि आरएसएस ने कभी भी सिख समाज का विरोध किया हो। इसके विपरीत ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं 84 से लेकर अब तक, जब आरएसएस और सिख समाज ने मिलकर
एक बहुत अच्छे सद्भाव का नमूना समाज को दिया है। सर तलवंडी साबो जो तख्त है उसके जो जथेदार हैं, फॉर्मर जथेदार बलवंत सिंह नंदगढ़, वो कहते हैं कि हमारे जथेदार हैं जो वो आरएसएस नियुक्त करती है, आरएसएस इंटरविन करती है। जो हमारे बाहर के तख्त हैं, हजूर साहब के तख्त पर बीजेपी के एमएलए अभी कार्यभार उन्होंने संभाला है, तो आरएसएस डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पिक्चर के पीछे आरएसएस रहती है। ऐसा उनकी सोच हो सकती है, पर यह सच्चाई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नानकशाही कैलेंडर है, खासतौर पर उन्होंने रिजाइन किया, इस इशू पर उनको पद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि नानकशाही कैलेंडर, क्योंकि आरएसएस चाहती है कि आरएसएस के तरीके का नानकशाही कैलेंडर बने, सुखबीर बादल आरएसएस के प्रभाव में है, इसीलिए मुझे पद से हटाया गया है, क्योंकि मैं जो गुरबानी के मुताबिक कहता था कि नानकशाही कैलेंडर बने, पर आरएसएस नहीं बनना देना चाहती थी। आरएसएस ने कभी भी किसी भी कैलेंडर का विरोध नहीं किया। जैसा सिख समाज चाहता है वैसा वो कैलेंडर बना सकते हैं। आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर एक ये भी कहा जाता है कि जब हरमंदिर साहब पर, अकाल तख्त साहब पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया था, तब बीजेपी का काफ़ी प्रेशर रहा। जो बीजेपी के आरएसएस से निकले हुए लीडर थे लाल कृष्ण अडवाणी, उन्होंने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में कहा कि हमने इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बनाया था कि जल्दी अटैक करो। तो उससे कहते हैं कि बीजेपी भी उतना शामिल थी। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि लाल कृष्ण अडवाणी जी ने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। तो पर ये जो सवाल खड़े करते हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या बात है कि इस तरह का जब आप काम भी नहीं कर रहे, कोई सिखों के खिलाफ आप काम नहीं कर रहे, तो इस तरह की भावना है जो इस तरह का एक जो रिएक्शन है, इस तरह की जो परसेप्शन है आरएसएस के बारे में क्यों बन जाती है? आरएसएस की सोच सकारात्मक है। आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करती है। सिख समाज ने भारत के इतिहास में बहुत अहम रोल अदा किया है। आरएसएस सिख समाज का हमेशा सम्मान करती थी और करती रहेगी। किसी तरह का कोई विरोधाभास आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता या अधिकारी के मन में नहीं है। आरएसएस सर ये मानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस बात पर आरएसएस खड़ी है। आरएसएस ने स्पष्ट तौर पर अपनी स्थापना से लेकर आज तक स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तो सिख कहते हैं कि हम एक अलग कौम है, सिख एक अलग कौम है, सिख किसी का हिस्सा नहीं है, सिख हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, सिख एक अलग कौम है। तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन, जब आप पूरे भारत का सपना देखते हैं एक हिंदू राष्ट्र का, तो वहाँ पर आपको लगता नहीं कि कंट्राडिक्शन आती है इसमें? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति को या हर एक संगठन को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। उस हिसाब से कोई भी कुछ कह सकता है, उनको कहने की पूरी आज़ादी है। पर संघ की जो सोच है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, वो संघ उसके ऊपर कायम है। सिख हिंदुओं का हिस्सा है या सिख एक अलग कौम है? हिंदुत्व की जो परिभाषा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और जो संघ ने दी है, उसमें भारत में पैदा हुए, भारत में जन्मे सब पंथ संप्रदाय हिंदुत्व का हिस्सा है, ऐसा संघ का मानना है। तो आपको लगता नहीं है कि जब आप इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं जहां पर मिनॉरिटी है जो वो मेजॉरिटी में है, दो स्टेट्स ऐसी हैं कश्मीर और पंजाब, यहाँ पर मिनॉरिटी है जो सिख और मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर आरएसएस को काम करने में प्रॉब्लम आती है? इस तरह की घटनाएं जो आती हैं, एक टाइम रुलदा सिंह थे जो पंजाब राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनका मर्डर हुआ यहाँ पर पंजाब में, वो केस चल रहा है अभी, उस पर सिख एक्सट्रीमिस्ट थे जो उनका नाम आया। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह की कंट्राडिक्शन, जब मिनॉरिटी यहाँ पर मेजॉरिटी में है तो प्रॉब्लम आएगी वहाँ? कुछ लोगों की सोच करके आरएसएस के काम में कभी कभी कुछ अड़चने आती हैं। वो हम उसको अपने नॉर्मल स्टाइल में लेते हुए हम अपना काम करते रहते हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। राजमोहन गांधी एक काफ़ी बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि जब पंजाब का बंटवारा हुआ तब आरएसएस के 50,000 वर्करों ने अपनी किताब में लिखा उन्होंने
कि यहाँ पर कत्लेआम करने में, मुसलमानों को भगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। भारत के विभाजन में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए बहुत से हिंदू परिवारों को विभाजित भारत के हिस्से से सुरक्षित इस भारत में पहुंचाया है, और उसके लिए इतिहास में ये सारी चीज़ें लिखी हुई। राजमोहन गांधी जी ने जो लिखा है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, ये परिकल्पना है जो आपकी कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, तो ये आपने कभी पेश नहीं किया। आरएसएस ने ये बताया नहीं है कि कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, उसमें कौन रहेगा, जो दूसरे लोग होंगे वो रहेंगे या नहीं, जो माइनॉरिटी के लोग होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। वो परिकल्पना क्या है आरएसएस की? आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये है कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता से रहेगा, फले फूलेगा। किसी को पूजा करने की पद्धति के कारण न अच्छा समझा जाएगा न बुरा समझा जाएगा। सबको समान अधिकार देना हिंदुत्व की एक परंपरा रही है। वैसे ही एक हिंदू राष्ट्र की आरएसएस की कल्पना है। तो यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा उनके लिए कोई जगह होगी? जब मैं कह रहा हूँ भारत के सब नागरिकों को यहाँ स्वतंत्र और समान अधिकार मिलेंगे, तो उसमें हर तरह की मिनॉरिटी भी शामिल है, जैसा कि आपने बताया है। एक सर, ये कहा जाता है कि आपका जो एजेंडा है, जो हिटलर और मुसोलिनी का एजेंडा था, वो तानाशाही का एजेंडा है कि यहाँ पर तानाशाही लागू होगी, लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, और आप उसी विचारधारा को फॉलो करते हो जो हिटलर मुसोलिनी करते थे, और वही आपकी ड्रेस है जो हिटलर के लोगों की ड्रेस थी या मुसोलिनी के, वही ड्रेस आरएसएस के लोगों की भी है। ये एक आरएसएस के खिलाफ एक दुष्प्रचार है। आरएसएस हिंदुत्व की बात करता है, उसकी विचारधारा हिटलर या मुसोलिनी की तरह संकीर्णता से भरी हुई नहीं है। ड्रेस जो है वो एक समय की आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है और बदलती जाती है। ड्रेस का किसी विचारधारा के साथ जोड़ना अपने आप में एक संकीर्णता की निशानी है। सर, ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है, चाहे वो पिछली एनडीए सरकार थी या इस बार की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री खुद आरएसएस से आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, तो मुस्लिम जो हैं या क्रिश्चियन हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, वो इनसिक्योर क्यों फील करने लग जाती हैं? आपसे निवेदन है कि आप राजनीति से संबंधित कोई प्रश्न मेरे से मत पूछें, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो सर, जो आरएसएस से लोग निकलते हैं, जो राजनीति में आते हैं, स्पेशली कई बार जब जनसंघ बना था तब स्पेशली आरएसएस से लोग भेजे गए थे। अडवाणी जी को तब भेजा गया था, उसके बाद मोदी जी को भेजा गया आरएसएस से। तो राजनीति में जब संघ से निकले हुए लोगों को वहां लाया जाता है, तो उसके ऊपर आरएसएस का क्या टेक है? क्या वो लोगों में आरएसएस की विचारधारा नहीं होती है? आरएसएस अपने स्वयंसेवक हर जगह भेजना चाहता है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो चाहती है कि आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ के काम करें, तो हम उनको भी अपने स्वयंसेवक देने के लिए तैयार हैं। तो जो सरकार में जब स्वयंसेवक जाता है, जब मोदी जी जाते हैं, तो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को तो फॉलो करते ही होंगे। स्वयंसेवक के नाते वो जो ठीक समझते हैं वो करें, सरकार के नाते वो ठीक समझते वो करें। उनको दोनों प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको लगता है कि जो इस तरह का माहौल बनता है सरकार को लेकर, नहीं, जो आप एज एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर जब कोई इनसिक्योर फील करता है तो उनको नहीं करना चाहिए, जब कुछ सरकार को ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि कोई इनसिक्योर फील ना करे? सरकार को क्या करना चाहिए इसके विषय में आप सरकार से पूछें। सर, पंजाब में ड्रग बहुत बड़ा मसला है, तो ड्रग के लेकर आरएसएस इतनी एक्टिव नहीं है। आरएसएस एक ऐसे लगता है जैसे चुप है, क्योंकि सरकार में बीजेपी भी है यहाँ पर। तो ड्रग के ऊपर कोई बड़ी कैंपेन यहाँ पर आरएसएस क्यों नहीं लॉन्च करती? आरएसएस ने कभी भी कोई कैंपेन लॉन्च नहीं की। आरएसएस जो है व्यक्तिगत संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में एम्फेसिस देता है। हमारे संघ के स्वयंसेवक जहाँ भी हैं
वो इन बुराइयों से दूर हैं और वो संस्कारक के द्वारा किसी भी बुराई का सामना करने के लिए अपने स्वयंसेवकों को तैयार करते हैं। हमारा स्वयंसेवक जिस नगर में, जिस मोहल्ले में रहता है, वहाँ पर अपने आप में एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहाँ पर ड्रग्स की जैसी बुराई की कोई जगह नहीं रहती। आपको नहीं लगता कि नाम आते हैं, बहुत सारे अकाली लीडरों के नाम आए, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन भी की कि जो बीजेपी में लोग आते हैं वो होते तो आरएसएस से ही हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी बदनामी होती है, आपको चुप रहना पड़ता है उन विषयों पर? राजनीति के विषय में मैं किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। सर, पंजाब में आप क्या मानते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, उसके बावजूद भी पंजाब में आरएसएस का विस्तार उस तरह से क्यों नहीं हो पाया जैसे बाकी जगह हुआ है? क्या प्रॉब्लम रहेगी कि बीजेपी में भी उस तरह के लीडर नहीं आए, जैसे सेंट्रल लीडरशिप में लाल कृष्ण अडवाणी आए, मोदी आए, बड़े बड़े लीडर आरएसएस से आए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया कि लीडरशिप क्राइसिस खड़ा हो गया पंजाब में? बीजेपी के लीडरशिप क्राइसिस के बारे में आप बीजेपी से पूछें। जहाँ तक संघ का संबंध है, संघ का काम पंजाब में लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। अभी कितनी शाखाएं हैं पूरे पंजाब में? आरएसएस की कितनी शाखाएं हैं आज की तिथि में? पंजाब में कोई 700 के करीब शाखाएं हैं। और ये शाखाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, ब्लॉक लेवल पर हैं, या जिलों में? कहाँ पर ये शाखाएं हैं? पंजाब में गांवों में भी शाखा है, शहरों में, बस्तियों में शाखा है, नगरों में शाखा है। कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें हमारी शाखाएं ना हो। तो जो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि सिख एक्सट्रीमिस्ट या कोई और विचारधारा के लोग जिनकी कंट्राडिक्शन आपसे रहती है, तो वहाँ पर आपको निचले लेवल पर प्रॉब्लम भी आती है, वहाँ पर कोई कंट्राडिक्शन आती है इस तरह की, जैसे शाखा को लेकर विरोध होता है? पहली बात तो संघ की किसी के साथ कंट्राडिक्शन नहीं है। संघ खुले विचारों वाला एक संगठन है और हमें कभी भी कहीं भी शाखा खोलने के बारे में किसी तरह की इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। घर वापसी का प्रोग्राम चल रहा था आपका पूरे देश में, तो पंजाब में अभी घर वापसी का क्या हो रहा है? हमारा घर वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है। कई संगठन है जो घर वापसी कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं। आप उनसे प्रश्न जाके पूछिए ना। आपको लगता है कि घर वापसी का जो प्रोग्राम है वो ठीक है, वो होनी चाहिए? घर वापसी के बारे में संघ का एक स्पष्ट विचारधारा है कि किसी भी व्यक्ति को लालच देकर या गुमराह करके उसका धर्म नहीं बदलना चाहिए, और अगर संभव हो सके तो धर्म बदलने की प्रक्रिया कानूनी रूप से इसको बंद करना चाहिए। और जो लोग जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, अगर वो अपनी इच्छा से वापस आ रहे हैं तो उनको आने की अनुमति मिलनी चाहिए। कौन कर रहा है घर, जो आप कह रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, देश में करवा रहा है, पंजाब में करा रहा है, वो कौन करवा रहा है? धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं, आप जाइए, आप देखिए, आपको पता लगेगा कौन करवा रहा है। नहीं, आप तो एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, सब कुछ देखते हैं पूरे देश में, पंजाब में ऐसे कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पंजाब में? बहुत सी संस्थाएं हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आप जाइए देखिए, आप खुद बताइए कौन करवा रहा है। तो ये थे आरएसएस पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा, जिनका कहना है कि जो लुधियाना में घटना हुई है उसमें अलग अलग एंगल वो देख रहे हैं। हो सकता है ये कोई वैसे ही घटना हो सकता है ये आतंकी घटना हो, और उनका कहना है कि आरएसएस पंजाब में लगातार विस्तार कर रही है, 700 से ज़्यादा शाखाएं हैं और भी सभी जिलों में पंजाब में आरएसएस का विस्तार हो रहा है। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, जलंधर।